हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना निसावा जीटी क्लासेस के इस मंच पे। आइए आज हम फिर हाजिर हैं एक नोटिफिकेशन के साथ और उसको डिटेल में हम देखेंगे। वैसे एस्पिरेंट या उम्मीदवारों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे यूट्यूब फैमिली से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द हमारी यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा बनिए और अभिन्न अंग बनिए। आइए इस नोटिफिकेशन को जानने का हम प्रयास करते हैं और देखते हैं आज का जो नोटिफिकेशन है या अधिसूचना है ये साउथ ईस्टर्न रेलवे की ओर से निकाला गया है, जो लोको पायलट के लिए है। और लोको पायलट की भरमार सीटों का विस्तार विवरण यहाँ पे दिया गया है जो आपको देखना है इस नोटिफिकेशन के माध्यम से। आइए इस नोटिफिकेशन को हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए नोटिफिकेशन हमारे सामने है और सम्मुख रखा हुआ है। इस नोटिफिकेशन को हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये नोटिफिकेशन है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ओर से कार्मिक विभाग मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय बिलासपुर। अब ये हमें समझना है कि ये SECR के अंतर्गत वैकेंसी निकाली गई है। SECR साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत कौन से डिवीजन में निकाली गई है? ये बिलासपुर डिवीजन में लोको पायलट की सीटें निकाली गई है। यहाँ पे डेट दिया गया है 20/5/2024 जो 50% है डिपार्टमेंटल कोटा के अंतर्गत है। ठीक है, अब नोटिफिकेशन अगर हम संख्या जो हम अगर जानना चाहें तो नोटिफिकेशन इसमें संख्या दी गई है, यह नोटिफिकेशन नंबर हम जिसे बोलते हैं। तो देखिए ये नोटिफिकेशन नंबर आपका दिया गया है, नोटिफिकेशन नंबर है 49/2024 और ये डेट आपकी दी गई है 20/5/2024। अब देखिए सब्जेक्ट की अगर हम चर्चा करें, सब्जेक्ट के बारे में अगर हम जाने तो ये फिलिंग अप द वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट इन पे मैट्रिक्स लेवल 2, या तो हम ये बोले कि लेवल 2 या ग्रेड पे। आपका जो ग्रेड पे है वेतनमान हम जिसे बोलते हैं 1900 पे है, भर्ती निकाली गई है असिस्टेंट लोको पायलट की और ये 50% डिपार्टमेंट कोटा के अंतर्गत आया है। ठीक है, तो और ये देखिए GDC कोटा लिखा हुआ है, ये नंबर वगैरह दिया गया है, आरबी संख्या दी है, आरबी नंबर। आइए इसे देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कितनी सीटें यहाँ पे लोको पायलट की दी गई है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है इट इज प्रपोज टू कंडक्ट अ सिलेक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पैनल टू फिल अप। देखिए पैनल जो बनाया गया है 837 पोस्ट के लिए असिस्टेंट लोको पायलट इन पे मैट्रिक्स लेवल 2 अगेंस्ट 50% डिपार्टमेंटल कोटा। इसका अर्थ ये हुआ कि डिपार्टमेंटल कोटा के अंतर्गत 50% जो भर्ती निकाली गई है उसमें टोटल सीटों की अगर हम बात करें तो ये टोटल सीटों का वर्णन दिया गया है 837 पोस्ट हैं। अब देखिए उसमें कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है ये 837 पोस्टों को, ये कैटेगरीज यहाँ दी गई है, ये आपका टोटल दिया गया है 837। अब देखिए ये कैटेगरी वगैरह दिया है, द डिटेल RS अंडर, इसके अंतर्गत ये दिया गया कैटेगरी है, जो कैटेगरी अगर ये लिखा हुआ है असिस्टेंट लोको पायलट और पे मैट्रिक्स लेवल इन CPC, तो ये लेवल 2 की सर्विस है या लेवल 2 की जॉब है। और जो टेक्नीशियन 3 होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो टेक्नीशियन 3 होता है वो भी इसी पे मैट्रिक्स लेवल 2 में भर्ती होता है, ज्वाइन होता है, फिर धीरे धीरे 2-2 साल के बाद प्रमोशन होता है तो प्रमोट हो जाता है, टेक्नीशियन 2 टेक्नीशियन 1 बनता है। ठीक है, इसी प्रकार इनका भी चलता है। देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड, अगर मेडिकल स्टैंडर्ड की हम बात करें या चर्चा करें तो A1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। और इसमें देखिए जनरल की सीट कितनी दी गई है, 649 सीट जनरल को दिया गया है। और ये अगर SC की बात करें तो SC की सीट आपकी 125 सीट दी गई है और ST की बात करें तो 63 सीट दी गई है। और हम टोटल की बात करें तो देखिए टोटल की अगर हम बात करें या चर्चा करें तो 837 लोको पायलट की सीट दी गई है। तो इससे हम क्या कयास लगा सकते हैं, इससे हम ये समझ सकते हैं कि रेलवे में ALP की इतनी ज्यादा सीटें खाली है कि वो अब डिपार्टमेंटल कोटा के 50% के तहत इसको भरने का प्रयास कर रहा है। हालांकि जबकि इनको ओपन मार्केट में जब इतनी ही भर्ती थी तो इनको कुछ सीटें ओपन मार्केट से अधिक निकालनी चाहिए थी, परंतु ये सरकारी कर्मचारी बनाना ही नहीं चाहते हैं। धीरे धीरे जो लेवल 1 के हैं या ग्रुप D के हैं छात्र या एस्पिरेंट हैं वो उनको प्रमोशन दे के, अगर उनके पास शैक्षणिक योग्यता है, जो इनके मानदंड हैं, जो इनने क्राइटेरिया रखा है उसके अंतर्गत उनके पास अगर डिग्री या डिप्लोमा या ITI या एक्ट अप्रेंटिसशिप है तो वह
लोको पायलट बनने के उम्मीदवार बन जा रहे हैं, यानी कि नीचे वाले कर्मचारी को ऊपर उठा दीजिए और नीचे वाले जो ग्रुप डी है उसको बिल्कुल खाली करते जाइए, या तो उसमें प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जहाँ पे हम वर्किंग है वहाँ पे अभी यही हो रहा है कि धीरे धीरे क्या कर दिया जा रहा है, धीरे धीरे नीचे प्राइवेट कर्मचारियों को लाया जा रहा है और जो नीचे कर्मचारी को उनको थोड़ा सा ऊपर करके उन्हीं को देखने का या उन्हीं को सुपरवाइजरों की तरह कार्य करवाया जा रहा है। तो रेलवे अच्छा खासा कर्मचारी के ऊपर बोझ डालने का प्रयास कर रहा है और नया नोटिफिकेशन के माध्यम से या ओपन मार्केट में कोई भी भर्ती देने का इनके द्वारा उम्मीद नहीं लग रही है। आइए नोटिफिकेशन को और जान लेते हैं, जो सर्विस कंडीशन इसमें दी गई है, एलिजिबिलिटी वगैरह दी गई है, तो उससे भी हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। आइए इसको हम देखते हैं, एलिजिबिलिटी वगैरह को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये हमारे सामने लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी एंड सर्विस कंडीशन। देखिए इसमें कंडीशन वगैरह लगाई गई है स्टाफ के ऊपर। वो नॉर्मल कंडीशन है कि कैंडिडेट शुड बी आर रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ बिलासपुर डिवीजन। तो जो भी कर्मचारी है जो इस फॉर्म को भरना चाहता है वो बिलासपुर डिवीजन के अंतर्गत ही कार्य करना चाहिए और 1/1/2024 को नियमित कर्मचारी के रूप धारण कर लेना चाहिए। तो उसकी जो पोस्टिंग है वो परमानेंट हो जानी चाहिए, अर्थात 1/1/2024 को वो नियमित कर्मचारी हो जाए। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं। दूसरा नंबर अगर हम पॉइंट देखें तो देखिए दूसरा नंबर जो पॉइंट है इनका, ऑल कैंडिडेट ऑफ बिलासपुर डिवीजन हु फुलफिल्ड द requisite criteria laid down under GDC are eligible for above said selection। अब इसका अर्थ ये हुआ कि बिलासपुर डिवीजन के वो सभी उम्मीदवार जो GDC के तहत अपेक्षित मानदंडों को पूरा करते हैं उनके चयन के लिए वो पात्र होंगे। या तो हम ये बोले कि इसमें एक अपेक्षित मानदंड दिया गया है, जो क्राइटेरिया है उससे रिलेटेड ये पॉइंट दिया गया है और वो पॉइंट के जो पॉइंट हैं वो नीचे दिए गए हैं। आइए और थोड़ा देख लेते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट देखें तो द स्टाफ ऑफ ट्रैक मशीन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन हैविंग लाई इन द टेक्निकल डिपार्टमेंट। अब ध्यान दीजिए, इसका अर्थ ये हुआ कि बिलासपुर जो डिवीजन है उसमें जो कार्यरत अगर तकनीकी विभाग या हम ये बोले कि मैकेनिकल विभाग में तो जो लाई करते हैं, जो उसमें ग्रहणाधिकार हैं, जो ट्रैक मशीन और निर्माण संगठन के कर्मचारी हैं, वो भी इस जो भर्ती आई है लोको पायलट में अगर उनके पास ये जो एलिजिबिलिटी है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट वगैरह है तो वो भी भर सकते हैं। डी नंबर पॉइंट देख लीजिए। डी नंबर पॉइंट आपका क्या बोल रहा है, कैंडिडेट हु रिजाइंड और ट्रांसफर टू अदर रेलवे फ्रॉम बिलासपुर डिवीजन विल नॉट बी कंसीडर फ्रॉम दिस सिलेक्शन। अब पता चल रहा है बहुत से कर्मचारी ये पूछते हैं कि सर मैं पहले WCR में था, उसके बाद मैं SCR में चले गया और मैंने WCR में ये फॉर्म ALP का मतलब भरा था, तो क्या मैं SCR में दे सकता हूं? कि बिल्कुल नहीं दे सकते। अगर कोई कर्मचारी ट्रांसफर चले जाता है एक जोन से दूसरे जोन या एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन तो भी ये फॉर्म नहीं भर पाएगा। हालांकि एक जोन से दूसरे जोन जब ट्रांसफर जाते हैं तब नहीं भरा जाएगा। ठीक है, उससे रिलेटेड ये पॉइंट दिया गया है। और ई नंबर अगर हम पॉइंट की बात करें, ई नंबर पॉइंट है जो देखिए ऑल रेगुलर एम्प्लॉय जो पे लेवल 1 पे काम कर रहे हैं पोजेसिंग prescribed education qualification for direct recruitment working in grade lower than grade। यहाँ पे ये बोला गया है जो हमारा लेवल 2 का पोस्ट दिया गया है उससे नीचे के कर्मचारी जो यहाँ पे दिया गया है पे लेवल 1 में कार्यरत हैं, उनके पास अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है स्केल फॉर विच सिलेक्शन इन बिगिंग कंडक्ट आर एलिजिबल टू अपेयर दिस सिलेक्शन, तो वो सब इस एग्जाम में अपेयर होने और सिलेक्शन GDC में भाग लेने के पूर्णतः हकदार होंगे, चाहे वो नॉन सेफ्टी से सेफ्टी कैटेगरी के हों या सेफ्टी से सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट पे कार्यरत हों, वो सब भर सकते हैं। आइए F नंबर पॉइंट देख लेते हैं। और की कंडीशन यहाँ पे लगाई गई है, बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया गया है, इसमें थोड़ा सा ये किया गया बताया गया है। अब देखिए इसमें लिखा है ऑल रेगुलर एम्प्लॉय जो ऑलरेडी लेवल 2 में है posing prescribed education qualification for direct requirement working in same grade pay scale। तो इसमें ये बोला गया है वह कर्मचारी जो वर्किंग है सेम ग्रेड में या सेम पे स्केल में। ठीक है, जो लेवल 2 में ऑलरेडी कार्यरत है, लेवल 2 में कौन रहते हैं, टेक्नीशियन 3 कार्यरत रहते हैं, उनको लेवल 2 कहा जाता है। तो लेवल 2 में जो ऑलरेडी कार्यरत है वो भी GDC जो एग्जाम है उसमें भरने के लिए वो एलिजिबल हैं, चाहे वो नॉन सेफ्टी से सेफ्टी कैटेगरी के हो या वो सेफ्टी से सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट पे हो।
इस तरीके से ये बताया गया है। और अगर जी नंबर पॉइंट की हम बात करें तो इसमें देखिए, इसमें ये साफ साफ कर दिया गया है कि मानिए अगर बिलासपुर डिवीजन में कोई एक स्टेशन पे कार्यरत है, एएलपी है, वो कार्यरत है, वो चाहता है मुझे दूसरा स्टेशन मिल जाए, तो क्या मैं इस फॉर्म को डाल सकता हूँ कि भाई मुझे दूसरा स्टेशन चाहिए या एक जगह से दूसरे जगह काम करना है उसी डिवीजन में? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये पॉइंट उसी के लिए दिया गया है। स्टाफ वर्किंग एस एएलपी आर नॉट अलाउड अप्लाई फॉर द सिलेक्शन। जो ऑलरेडी स्टाफ हैं, एएलपी में सर्विस कर रहे हैं, वह बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। उन पे प्रतिबंध लगाया गया है कि आप बिल्कुल भी फॉर्म नहीं भरेंगे, क्योंकि फिर आप फॉर्म भर देंगे तो आप तो ऑलरेडी एएलपी में जॉब कर रहे हैं, और फिर आप अगर सीट ले लेंगे तो ये इस प्रकार से तो ये एक सीट पीछे वाली खाली हो जाएगी। तो उनको लिए ये मना कर दिया गया है कि वह सीट इसको नहीं भरेंगे। ठीक है, ये पॉइंट दिया गया था। एच नंबर पॉइंट देख लेते हैं। एच नंबर पॉइंट दिया है, स्टाफ हैविंग लाइन इन यूनिट अदर देन बिलासपुर डिवीजन आर नॉट कवर्ड इन द एम्बिट ऑफ अबव सिलेक्शन। तो इसमें यह दिया गया है कि बिलासपुर डिवीजन के अलावा अन्य इकाइयों में, मतलब कोई भी कर्मचारी जो अन्य इकाइयों में कार्य कर रहा है, वो अगर इस दायरे में नहीं आते हैं, जो इनके बिलासपुर डिवीजन के दायरे में नहीं आते हैं, अन्य यूनिट में काम कर रहे हैं, तो वो सब इस फॉर्म को नहीं फिलअप करेंगे। और ये लास्ट पॉइंट दिया है, आरपीएफ और आरपीएसएफ जो है वो जीटीसी जो एग्जाम है, टर्म ऑफ रेलवे बोर्ड नंबर ये है, उसके अंतर्गत ये पात्र नहीं है। अर्थात आरपीएफ और आरपीएसएफ ये लोग, और ये आपका आरपीएफ, इन लोग एएलपी के लिए फॉर्म एलिजिबल नहीं है, बिल्कुल भी इन लोग फॉर्म डालेंगे नहीं। इससे रिलेटेड ये पॉइंट दिया गया था। आइए और कुछ जानने का अगर हम प्रयास करें तो नीचे और भी आपको दिया गया है पेजेस, उसको देख लेते हैं। देखिए, अब ये पॉइंट जो दिया गया है आईटीआई से रिलेटेड है या एक्ट अप्रेंटिसशिप से है। अब इसमें भी बहुत सारे ट्रेड हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं। ये देखिए, मैट्रिकुलेशन उनके पास होना चाहिए, +2 होना चाहिए। ठीक है, अगर ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी रिक्वायर्ड है, मतलब इस भर्ती के लिए जो रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो दी गई है कि मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, पास +2 होना चाहिए। अब देखिए इसमें आईटीआई लिखा हुआ है, एक्ट अप्रेंटिसशिप। जैसे हमने देखा है हमारे बहुत से छात्र जो है वो एक्ट अप्रेंटिसशिप भी कर रहे हैं, बोलते सर क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा। देखिए, अगर आप ग्रुप डी में बाय द वे जॉब हो जाती है आपकी, तो आपको आगे चल के प्रमोशन के और एग्जाम देने के बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। देखिए, जैसे बहुत से लोग फिटर से अप्रेंटिस कर लेते हैं, ठीक है, या आईटीआई कर लेते हैं, इलेक्ट्रीशियन से, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से, मिलराइट से, मेंटेनेंस मैकेनिक से, मैकेनिक रेडियो टीवी से, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से, और ये मोटर व्हीकल से, वायरमैन से, ट्रैक्टर मैकेनिक से, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर से, मैकेनिक डीजल से और हीट इंजन से। इस तरीके से अगर आपने आईटीआई भी की है ना, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और हकदार हैं आप इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, और अगर हम बी नंबर और करके कंडीशन लगाई गई है, अगर आपके पास ये नहीं है तो ये होना चाहिए। डिप्लोमा अगर आपके पास है मैकेनिकल ब्रांच में या इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या ऑटोमोबाइल्स या इंजीनियरिंग में, अगर आप या आईटीआई, इस तरीके से अगर आपके पास ये डिप्लोमा अगर है इस ब्रांच में, तो आप भी एलिजिबल हैं। फॉर्म बेहिचक भरिए और एएलपी की तैयारी कीजिए। स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह दिया गया है, सीवीटी एग्जाम होगा जिसे हम कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये होगा। ठीक है, एज लिमिट से ये रिलेटेड पेज है, ये पॉइंट है। देखिए, इसमें एज लिमिट दिया गया है। जनरल का आप देख लीजिए, ये 18 से जनरल का दिया गया है एज लिमिट 18 से 42 होना चाहिए। एससी एसटी के लिए 18 से 47। और ओबीसी के लिए क्या होता है, ओबीसी का जनरल की तरह ट्रीट होता है, तो 18 से 42 होगा। इस तरीके से देखिए सीवीटी एग्जाम के लिए है प्रोसीजर ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ये होगा कंपेयर टू पार्ट्स में एग्जाम होगा, पार्ट ए पार्ट बी में होगा, 2 घंटे 30 मिनट का होगा। टोटल 175 क्वेश्चन होंगे, मतलब पार्ट ए आपको देना है, जिन्होंने पहले दिया वो उन्हें पता होगा, और एक पार्ट बी में एग्जाम देना है। पार्ट बी आपका क्वालिफाइंग होता है, पार्ट ए से आपकी मेरिट बनती है, तो इस पे थोड़ा विशेष ध्यान देना है पार्ट ए में। ठीक है, अब देखिए पार्ट ए का ये बताया गया है कि आपका 90 मिनट का एग्जाम होगा, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। ये आपका परसेंटेज वगैरह दिया है, यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग दिया है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा। और नॉर्मलाइज ऑफ मार्क विल बी डन,
इसका मतलब होगा इन हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट। अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है तो आपका कंफर्म है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि कुछ शिफ्ट का एग्जाम हार्ड होता है, कुछ शिफ्ट का थोड़ा इजी हो जाता है, तो नॉर्मलाइजेशन करना इनकी मजबूरी बन जाती है। अगर एक ही शिफ्ट में कर दें तो कोई बात ही नहीं होती। फिर भी देखिए इतने स्टाफ की कमी है, तो एक शिफ्ट में अगर एग्जाम करते तो इनको नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन ही नहीं रखनी पड़ती, परंतु क्या करें, ये तो रेल प्रशासन ही जानेगा। आइए और एक पॉइंट देख लेते हैं, एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। देखिए अभी ये सिलेबस आपका दिया गया है, सिलेबस ऑफ पार्ट ए। ये सिलेबस दिया गया है, मैथमेटिक्स, जनरल, इंटेलिजेंट और रीजनिंग, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ये जनरल अवेयरनेस है। ये पार्ट बी वगैरह का है, जिसमें 60 मिनट 75 क्वेश्चन वगैरह देंगे। क्वालिफाइंग है 35% फॉर ऑल कैंडिडेट, ठीक है। क्वालिफाइंग परसेंटेज वगैरह दिया गया है, उससे रिलेटेड है। और ये सब पॉइंट आप देख लेंगे। ये आपका कैलकुलेशन ऑफ मेरिट इंडेक्स है, उस प्रकार से दिया गया है। और ये पार्ट बी क्वालिफाइंग टेस्ट से रिलेटेड था, इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन वगैरह होगा। लास्ट डेट वगैरह सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन दी गई है, ये देखिए ये वगैरह दिया। नोटिफाइंग टू स्टाफ द जनरल इंफॉर्मेशन वगैरह दिया गया है, और इस प्रकार से ये दिया गया है। मान लीजिएगा यहाँ पे देखिए आपकी फोटो वगैरह आ जाएगी, ठीक है। ये नोटिफिकेशन नंबर है, यहाँ नेम हो जाएगा, फादर नेम, डेजिग्नेशन, आप कहाँ पे कार्यरत है, HRMS ID, वर्किंग अंडर कहाँ काम कर रहे, किसके अंतर्गत, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके से ये दिया गया है। और ये आपकी एज वगैरह का है, 1/1/2024 के तहत क्या है, अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है, या ट्रेड, या आप किस ब्रांच से हैं, कम्युनिटी आपकी पूछ रहा है, मोबाइल नंबर, बिल यूनिट। और ये नीचे डिक्लेरेशन वगैरह है जो सिंपल सा आपको भर देना है, यहाँ पे साइन कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आप फॉर्म वगैरह फिलअप कर सकते हैं। और इसी तरीके की और भी जानकारी देखने के लिए, सुनने या समझने के लिए मेरे चैनल के माध्यम से जल्द जुड़ने, और इसी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।